जोहार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल न्यूज 26 के पहले पॉडकास्ट में। और आज हमारे साथ है पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की बेटी दुखनी सोरेन। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे चैनल में। पहले आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगी कि मेरे पिता आंदोलनकारी थे और हम लोग पे पिता हमेशा से ही पूरे झारखंड वासियों को अपना परिवार मानते थे या मानते रहेंगे। जब तक उनका जीवन है पूरे परिवार रहेंगे झारखंड वासी। तो हमारी स्कूलिंग के लिए उतना उनको ध्यान नहीं देते थे जितना भी मेरे परिवार में माँ ही देखती थी। उसके बाद मेरे बड़े भाई उन लोग देखते आए। मेरे पढ़ाई लिखाई जिलिंगोड़ा से ही हुआ है। अच्छा, ठीक जी। आपके जन्म से पहले से ही आपके पिताजी राजनीति में रहे हैं, तो क्या कुछ घर पर उनका माहौल रहा है? क्या एक नेता के रूप में या फिर एक पिता के रूप में किस तरीके से वो निभाते आए हैं? देखिए, घर में पिता जैसे लेकिन हम लोग के लिए बहुत कम अवेलेबल रहते थे। उनको सबसे पहली बात तो पिता लोगों के लिए थे। जब तक उनका लोगों से मिलना जुलना नहीं होता था उनका दिन नहीं बनता। तो शिकायत नहीं रही कभी कि पिता घर पर कम समय दे रहे हैं, लोगों को ज्यादा समय दे रहे हैं? बहुत खुशी मिलता था कि पिता पूरे झारखंड वासियों को देख रहे हैं। पूरे झारखंड वासियों मेरे भाई बहन है तो उन लोगों को भी देख रहे हैं। बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। घर पर क्या कुछ माहौल रहता था? लोगों का आना नॉर्मल जाना लगा रहता जी था? वो तो आना जाना तो शुरू से जब से मैं बचपन से देखते आ रही हूँ। लोगों का बहुत ही भीड़ रहता, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता था लेकिन बहुत खुशी मिलता था। बच्चे थे तो हाँ खेलने जाना है, पढ़ाई लिखाई थोड़ा बहुत लगता था लेकिन बहुत खुशी मिलता था कि मेरा घर भरा रहता था। जैसे शुरुआत से मैं देखते आ रही हूँ मेरे घर लोगों से भीड़ रहती थी। अभी भी वही मेरे घर में अभी भी वही माहौल रहते आया है। तो मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि लोगों का इतना प्यार मिलता है और वो हमारे बीच हमारे घर में हमेशा पधारे रहे और उन सबका हमेशा ही स्वागत रहेगा आगे भी हमारे घर में। 2020 का एक किस्सा रहा, खूब चर्चाएं हुई थी कि ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोका था। क्या कुछ उस वक्त बात रही थी जो आपने धरना प्रदर्शन, विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था? जी उस समय तो मेरी ही गलती थी, मैं ही हेलमेट नहीं पहनी थी। मैं एक्सेप्ट करती हूँ लेकिन उन लोगों को पता भी नहीं था कि मेरे पिता कौन है। तो इस वजह से भी जो निचले स्तर के अधिकारी थे उन लोगों का रवैया आम लोगों के प्रति जो थी बहुत ही कि खराब थी। तो ऐसे रवैया आम लोगों के साथ नहीं हो, इसलिए मैं धरना में बैठी थी। आपने बचपन से ही अपने पिता का राजनीतिक दौरा देखा है, क्या कुछ खास पल था घर में और क्या कुछ चुनौतीपूर्ण था? खास ये था कि आज भी दूर दराज से लोग आते हैं पापा से मिलने और उनके समस्याओं को सबसे पहले पापा समाधान करते हैं। उनका पहला प्राथमिकता रहता है, तो ये खास है। और लोगों का प्यार पापा के लिए आज भी उतना ही है पहले जितना था, ये बहुत खास है। चुनौतीपूर्ण क्या कुछ रहा? चुनौतीपूर्ण था जब हेमंत दा को जेल जाना पड़ा और पापा मुख्यमंत्री पद का शपथ ले रहे थे, तो उसमें पूरा परिवार खुश नहीं थे। पापा मुख्यमंत्री पद का शपथ ले रहे थे, उसका खुशी से ज्यादा हम लोग को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेल जा रहे थे उसका ज्यादा दुख था पूरे परिवार को मेरा। आपके पिता जेएमएम छोड़ बीजेपी में शामिल हुए, कितना सही था ये फैसला और कितना गलत? देखिए, स्वर्गीय शिबू सोरेन और मेरे पिता जेएमएम पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है। उन्होंने कई आंदोलन किए। उसके बाद जब पिता आ रहे थे जेएमएम छोड़कर बीजेपी, तो उन्होंने एक ईंट का टुकड़ा तक वहां से लेके नहीं आए, क्योंकि उस पार्टी को उन्होंने खून पसीना से सींचा है, तो ये उनके लिए सही नहीं था। और मेरे पिता जेएमएम छोड़ बीजेपी को आए हैं, तो मैं दोनों पार्टियों को, जेएमएम और बीजेपी दोनों को शुभकामनाएं देती हूँ कि जनहित के लिए बेहतर काम करें। इन दिनों आपको ग्राउंड पर काफी ज्यादा एक्टिव देखा जा रहा है, खासकर पोटका विधानसभा क्षेत्र में। क्या 2029 में चुनाव लड़ने की तैयारियां चल रही? मैं पोटका के साथ साथ बारागुड़ा, घाटशिला, चाईबासा, सरायकेला, मैं सभी जगह घूम रही हूँ जहाँ से लोग मुझे बुला रहे हैं अपने समस्याओं को लेकर। मैं वहां जा रही हूँ, मैं सबसे मिल रही हूँ। मैं आंदोलनकारी से मिल रही हूँ, किसानों से मिल रही हूँ, महिलाओं से मिल रही हूँ, युवाओं से मिल रही हूँ, मैं सबसे मिल रही हूँ।
उनकी समस्याओं को जानकर उनकी समस्याओं का समाधान करने का भी प्रयास कर रही हूँ। चुनाव देखिए बाद की बात है, चुनाव में अभी 3 साल 5 साल बाकी है। अगर जनता चाहेगी तो मैं जरूर लड़ूंगी। आपके पिता बड़े जननेता रहे हैं, भाई ने भी चुनाव लड़ा है और अब आपको भी लोगों के बीच एक्टिव देखा जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी हमेशा से परिवारवाद के खिलाफ रही है। तो क्या ये परिवारवाद का उदाहरण नहीं है कि एक ही परिवार से लगातार लोगों के बीच में देखे जा रहे हैं? देखिए मेरे पिता शुरू से ही बड़े जननेता रहे हैं और अभी भी पूरे झारखंड वासियों का जनहित के लिए कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बहुत पहले से ही घाटशिला क्षेत्र में वहाँ के मजदूर, किसान, महिलाओं, युवाओं के समस्याओं को समाधान करने का प्रयास किए हैं। वो हमेशा से ही उस क्षेत्र में एक्टिव रहे हैं। मैं अभी भी कॉल करती हूँ तो मुझे पता चलता है कि भाई वही क्षेत्र में अपने लोगों के बीच अपने समस्याओं को समाधान करने के लिए तत्पर है। परिवारवाद को लेकर क्या कुछ कहेंगी, बातें हो रही है? देखिए मैं परिवारवाद पे बोलना चाहूंगी, मैं किसी एक दल के लिए कार्य नहीं कर रही हूँ। मुझे जेएमएम के लोग बुलाएं, कांग्रेस के लोग बुलाएं, बीजेपी के, आरजेडी के, मैं सभी के साथ कार्यक्रम कर रही हूँ। सभी का जहाँ से लोग जिस दल से भी बुलाएं जो समस्या को लेकर, मैं उन समस्याओं को समाधान करने का प्रयास कर रही हूँ। मैं विशेष कोई एक दल से नहीं हूँ और मैं पूरे झारखंड वासियों के युवाओं को बोलना चाहती हूँ कि आइए, मैं सबको बुलाती हूँ कि हम लोग एक साथ मिलके झारखंड वासियों की जो समस्या है उनको मिलके हम लोग समाधान करें। भाजपा अक्सर कहती है कि पार्टी कार्यकर्ताओं के दम पर चलती है, परिवार के दम पर नहीं। और अगर आने वाले समय में भविष्य में आपको टिकट मिलता है तो क्या आप खुद के दम पर चुनाव लड़ेंगे या फिर कहीं ना कहीं आपको चंपाई सोरेन की बेटी होने का लाभ मिलेगा? अगर बेटी होने का लाभ मिलता तो अभी मैं घर पे सोए रहती। जब चुनाव आता मैं आती, टिकट लेती और चुनाव लड़ती। लेकिन मेरा मानना है कि लोगों के बीच रहे, लोगों की समस्याओं को समाधान करे। चुनाव लड़ना और नहीं लड़ना जनहित पे है। अगर जनता चाहेगी तो जरूर लड़ूंगी। आपके पिता झामुमो छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले थे, इसकी खबर आपको पहले से थी या फिर अचानक से ये सारी बातें हुई? देखिए सबसे पहली बात तो मेरे पिता झामुमो नहीं छोड़ना चाहते थे और जब वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे रहे थे उन्होंने बहुत सारे योजनाएं बनाई थी, जो योजनाएं वो पूरा नहीं कर हो सका। और जिसमें से मैं एक योजना का नाम बताना चाहूंगी। सभी ग्राम प्रधानों को बाइक देना था तो वो देने नहीं सके, ये अधूरा रह गया। और रही बात मुझे क्या, मेरे पिता को भी नहीं पता था कि वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे थे। हाल ही में आपने झारखंड के राज्यपाल से मुलाकात की थी, खास मुलाकात था या फिर ऐसे ही आम मुलाकात? महामहिम राज्यपाल महोदय से मिलना कह सकते हैं कि बहुत खास था। आदिवासी समाज से बहुत सारी जनजातियां हैं जिसमें से कई विलुप्त हो गए हैं और कुछ विलुप्त होने के कगार में हैं। सबसे बड़ी बात है कई क्षेत्रों में अवैध माइनिंग, जिस पर मैंने राज्यपाल महोदय को अवगत कराया है और उनसे सकारात्मक बातचीत हुई है। हाल ही में एक बात की चर्चाएं खूब तेज हो रही है कि आपके पिता चंपाई सोरेन जी चाहते हैं कि आप और आपके भाई बाबूलाल सोरेन विधानसभा चुनाव लड़े और वो खुद लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, तो कितनी सच्चाई है इस बात में? देखिए सबसे पहली बात तो चुनाव को लेकर कोई परिवार डिसीजन नहीं लेते हैं। मेरे पिताजी नहीं बोलेंगे कि मैं अपना बेटा को चुनाव लड़ाऊं या बेटी को। चुनाव लड़ाने के लिए तो जनता बोलेंगी। आप जनता के बीच किस तरीके से तालमेल रखते हैं, उनके सुख दुख में कितने समय रहते हैं, उनके समस्याओं का समाधान कितने करते हैं, जनहित का कार्य को देखा जाएगा। आप कितने सालों से जनता का सेवा कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे चीज है जो ध्यान देने की बात है। आपके भाई बाबूलाल सोरेन 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, दोनों ही बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा। क्या लगता है चूक कहाँ हुई, क्या कुछ कारण है? देखिए हार जीत का बात नहीं है, हार जीत होती रहती है, लेकिन 10-15 साल से मेरे भाई पोटका घाटशिला के लोगों के बीच रही है, उनकी समस्याओं को समाधान करने का प्रयास करते आए हैं और इतने सालों से वो सेवा का कार्य कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे।
आपके पिता का इन दिनों सबसे बड़ा अगर राजनीतिक मुद्दा की बात करें तो बांग्लादेशी घुसपैठी और धर्मांतरण है। इस पर आप क्या सोचती हैं और क्या लगता है सच में ये झारखंड का एक बड़ा मुद्दा है? सच में झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा है। अवैध बांग्लादेशी आके यहाँ के मूलवासी आदिवासी के जमीन कब्जा कर रहे हैं, उनकी सभ्यता संस्कृति के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। मैं यहाँ की राज्य सरकार से मांग करती हूँ कि इन अवैध बांग्लादेशी को चिन्हित करके उन्हें जल्द से जल्द जेल में डाल दिया जाए। इन दिनों झारखंड की राजनीति में कल्पना सोरेन का खूब प्रभाव देखने को मिल रहा है। आपको कैसी लगती है कल्पना सोरेन? जी, सबसे पहले बात तो मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कल्पना मैम को राजनीतिक में लाए। कल्पना मैम एक अच्छी नेत्री है। राज्य में 81 विधानसभा सीट है। मैं राज्य सरकार से मांग करती हूँ कि राज्य को महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए राज्य की 50% सीट महिला आरक्षित किया जाए। इन दिनों झारखंड की राजनीति में एक बातों की खूब चर्चाएं हो रही है कि अगर कोई भी आदिवासी महिला गैर आदिवासी से शादी करती है तो उनका आरक्षण रद्द कर दिया जाएगा। इस पर आप क्या सोचती है और कितना समर्थन करती है इस चीज को? जो भी आदिवासी महिलाएं गैर आदिवासी से शादी की है उनका आरक्षण स्वतः समाप्त कर देना चाहिए, और अगर उन दोनों ने आदिवासी का जमीन खरीदा है तो उनका जमीन वापस किया जाए। मैं राज्य सरकार से ये भी मांग करती हूँ कि आज कैबिनेट का बैठक बुलाया जाए और कड़ा से कड़ा कानून बनाया जाए और इस कानून को धरातल तक लागू किया जाए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि झारखंड में सिर्फ आदिवासी समाज के लोग नहीं है, दूसरे राज्यों से भी लोग आए हैं, कई अलग अलग समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं। क्या कुछ इस पर कहना चाहेंगे आप? आप किसी भी समाज से हो, अगर आपको झारखंड में रहना है तो यहाँ की भाषा संस्कृति के तरीके से रहना है और उसका सम्मान करना है। झारखंड की जनता से आप क्या कुछ अपील करना चाहती हैं? मैं न्यूज 26 के माध्यम से पूरे झारखंड की जनता से अपील करती हूँ कि किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या हो, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। जोहार, प्रणाम पूरे झारखंड वासियों को, एंड धन्यवाद न्यूज 26।